हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। टुडे वी डिस्कस 11 मार्च न्यूज़पेपर। 10 साल में किस गुना हुए मोबाइल फोन बनाने का कारोबार। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम PLI स्कीम्स की बात करें, उनकी वजह से 30% निर्यात बढ़ गया है, जिसे अगर हम 2014-15 में कंपेयर करते हैं तो 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,10,000 करोड़ रुपए का हो गया है, जिसमें 2000% तक की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। तो जिनका कारण है PLF और PMP जैसी स्कीम्स, जिनके द्वारा जो मोबाइल हैंडसेट होते हैं जिनमें जो घरेलू उत्पादन किया जाता है, ताकि निर्यात को यानी कि जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जा सके और 30% तक एक्सपोर्ट किया जा सके। उसके लिए नीदरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, पश्चिम एशिया जैसे देशों के साथ निर्यात किया जाता है। 12 से 18 महीने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2.50 लाख नौकरियां उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें PLI योजनाओं के तहत इन श्रेणियों में 5 लाख नौकरियां पैदा की जाएगी, जिसका टारगेट रखा गया है 2025 से लेकर 26 तक 30 अरब लाख डॉलर तक इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन करने का लक्ष्य है। कल्पमेदा, जो मैत्री, महानता और उदार चेतना के बजाय धन से खरीदी जाती है, वह ना चल सकती है और ना कुछ लाभ दे सकती है। प्रेरणा, आप क्या ऐड करोगे इसमें? मैत्री का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है फिर? फ्रेंडशिप, दोस्ती, मैत्री। अच्छा, मैत्री, हाँ मतलब। तो इसका यही मतलब है कि जो मॉनेटरी एस्पेक्ट को देख करके फ्रेंडशिप की जाती है वो बहुत टेम्परेरी होती है, वो नहीं चल सकती। और एक्चुअली में जो फ्रेंडशिप का भाव होता है वो जेन्युइनली, अगर तुम्हारे थॉट्स मैच होते हैं या तुम्हें अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है इन बिटवीन, तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हाँ, यहाँ हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। उसकी जो डेप्थ थ्योरी है, जिसमें वो पूरी उसी के ऊपर डिपेंड होती है। वो कंट्रीज को उसी चक्र में फंसाकर फिर वो नहीं रह पाती। तो उस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में देख सकते हैं हम, जैसे श्रीलंका को देख सकते हैं, अब म्यांमार, मालदीव के साथ देख सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है वो चीज उस तरह से। आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होगी। तो नमो ड्रोन दीदी के तहत सौंपा गया है कि सशक्त नारी विकसित भारत के तहत, जिसमें न्यूनतम ब्याज दरों के ऊपर 8,000 करोड़ रुपए बैंक को दिए जाएंगे, ताकि वो ऋण दे सके। और ज्यादा फोकस किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ा जाएगा, ताकि नमो दीदी के तहत उन्हें जो एग्री वुमेन है उसको भी प्रमोट किया जा सके, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसकी तरह से उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे की बात की गई, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। NH748A जो बेलगाम रायचूर खंड को जोड़ेगा। हरियाणा शामली अंबाला हाईवे और पंजाब से अमृतसर भटिंडा गलियारे की बात की गई है, जो कि सड़क यात्रा सड़क जाल को जोड़ेगी भारत माला के तहत। तो दिस यहाँ पे आर्टिकल टॉक्स अबाउट, ओके प्रेरणा, यू कैन कवर, ठीक है। ये आर्टिकल बात करता है ओवर द लिमिट्स ऑन इलेक्शन कैंपेन स्पेंडिंग, यानी कि कितना ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मनी एक्सपेंडिचर करती हैं सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। तो ये स्टार्ट कैसे होती है कंट्रोवर्सी कि 2004 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो बीजेपी ने इंडिया साइनिंग का एक एडवर्टाइजमेंट लगाया था विद दिस टैगलाइन इंडिया साइनिंग। तो इसमें ₹150 करोड़ स्पेंड करे थे, दैट टू उस टाइम पर। तो ये बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल है बिकॉज इतना ज्यादा अमाउंट सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेंड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि जो स्पेंडिंग है उस पर लिमिट्स होनी चाहिए। फिर पहले की बात करते हैं तो पहले जो इलेक्शन कैंपेनिंग होती थी या जो एडवर्टीजमेंट्स होती थी, बिकॉज एडवर्टीजमेंट्स मेनली अवेयरनेस के लिए होती हैं कि ये पॉलिसीज हैं या पब्लिक में बताने के लिए कि ऑल दीज बेनिफिट्स दैट यू विल बी गेटिंग। तो पहले ये पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू होता था बिकॉज पहले डिजिटाइजेशन इतना था नहीं। लेकिन जो लास्ट 3 डेकेड्स है उनसे जो अवेयरनेस है वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। फिर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बताती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ₹3,020 करोड़ स्पेंड करे हैं
ऑन एडवर्टाइजमेंट्स बिटवीन 2018-19 से लेकर के 22-23 तक। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, एंड इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, बाकी सोल्यूशंस बताए गए हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर लिमिट हम सेट कर दें ओवर दी स्पेंडिंग, कि इससे ज्यादा स्पेंड ना कर सके। बिकॉज इससे क्या होता है कि जो एडवर्टीजमेंट्स है वो एडवर्टीजमेंट नहीं रहते, वो कैंपेनिंग में ही बदल जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स ऑर्डर्स इन 2015 और 16 उन्होंने गाइडलाइंस ले करी थी फॉर द रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स, के किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं। फिर इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स इज ₹95 लाख पर लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी इन लार्ज स्टेट्स। तो जो करेंटली लिमिट सेट करी गई है वो लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज के बेसिस पर है। लार्ज स्टेट्स में ₹95 लाख है और स्मॉलर में ₹75 लाख है। बट दिक्कत ये है कि इसको कोई भी फॉलो नहीं करता, मतलब ये बस पेपर्स में मेंशन्ड है। और प्रेरणा, इंडिया एक में क्वेश्चन को पूछना है आपसे। जैसे आप अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि इलेक्शन लिमिट स्पेंडिंग हमें, मतलब स्पेंडिंग के ऊपर जो लिमिट, एक्सपेंडिचर के ऊपर लिमिट इम्पोज की जानी चाहिए, बट यहाँ तो हाँ, ऑलरेडी लिमिट इम्पोज है, तो आप कौन से लिमिट की बात कर रहे हो? जो कैंपेनिंग में होती है वो, राइट। हाँ, तो ये कैंपेनिंग की लिमिट है जो ₹95 लाख लोकसभा के लिए लिखा और 75 लाख स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। मेरे हिसाब से शायद सेम है, फॉलो नहीं हो रही थी। फॉलो नहीं नहीं, हुआ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर जो करता है पॉलिटिकल कैंडिडेट, जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, हाँ उसके जी। ऊपर लिमिट इम्पोज्ड है ऑलरेडी। लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल पार्टी स्पेंडिंग कर रही है उसके ऊपर कोई लिमिट इम्पोज नहीं है, तो उसके ऊपर हम लिमिट इम्पोज करने की बात कर रहे हैं। ओके मानसी जी, और इसमें एक चीज ये भी मेंशन थी कि जो कलेक्टिवली करना है ना, तो वो इस हिसाब से होना चाहिए कि जो ये इंडिविजुअल सेट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो कि पॉलिटिकल पार्टी में कितने कैंडिडेट्स हैं, फिर मल्टीप्लाई करके टोटल की लिमिट आ जाती है। तो अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि वो है एक्चुअल में या फिर सजेशन नहीं है, दे ऐसा रखे। नहीं है। वही बोला ना कि पॉलिटिकल हम्म, पार्टीज के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है आज के टाइम में सिर्फ इलेक्शंस में। कैंडिडेट्स के ऊपर है। कैंडिडेट्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर है। ओके, थैंक यू मानसी। तो इसमें सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज जो है वो स्टेट करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज स्पेंड अबाउट ₹50,000 ड्यूरिंग इलेक्शंस, और इसमें से बीजेपी ने 50% किया था और कांग्रेस ने 20%, इंफॉर्मेशन के लिए। और 35%, लाइक जो मेजर अमाउंट है वो कैंपेनिंग के लिए स्पेंड होता है। फिर 25% इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स वोटर्स इलीगली। तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड गिफ्ट्स टू वोटर्स, इसको भी ओवरकम करना एक चैलेंज है। और ये कॉर्पोरेट हाउसेस और बिजनेसमैन से मेनली ये मनी आता है, विच क्रिएट्स एन अनहोली नेक्सस बिटवीन द डोनर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और यहीं पर फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि वही मेंटेन करते हैं, मतलब ओपेक है वो भी, बट एटलीस्ट उनमें रिकॉर्ड रहता है कि किसने कितना डोनेट करे, किस पॉलिटिकल पार्टी को करे। फिर उससे हम पॉलिसीज का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं कि कितना उन पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। देन इंद्रजीत गुप्ता कमेटी और लॉ कमीशन। अब थोड़े से सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो इन दोनों रिपोर्ट्स ने ऐसा बताया था, कमेटी और रिपोर्ट ने, कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स फॉर देम टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो इससे ये हो जाएगा कि एक इक्वल फील्ड आ जाएगी इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए। बाकी ऐसे भी रिफॉर्म हो सकते हैं कि स्पेसिफिकली उनको एक टाइम दे दिया जाए ओवर द स्क्रीन्स, के इतना इसमें आप कैंपेनिंग कर सकते हो, मतलब विद द डिस्क्लेमर कि ये कैंपेनिंग के बेसिस पर ही है। एंड अभी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, ये भी एक अच्छा मेजर है। एंड इसमें हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स है, दे शुड बी बैंड 6 months प्रायर टू एनी जनरल इलेक्शन, क्योंकि उसी में ही सबसे ज्यादा हमें इंक्रीज देखा जाता है। सेकेंड जो है वो ये सजेस्ट हुआ है कि लॉज मस्ट बी अमेंडेड टू स्टेट दैट पार्टीज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स कैंडिडेट should also be within the limits of election expenditure prescribed for a candidate। और थर्ड वही कि सीलिंग लगा दो एक्सपेंडिचर पे, कि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। एंड मानसी जी, यही वाली चीज इधर ही मेंशन्ड है
कि कैंडिडेट का जो सिंगल है उससे को फिर मल्टीप्लाई कर दो कि कितने मेंबर्स हैं। तो ये सजेशन है यहाँ पर। एंड फाइनली जो जजेस है वो ज्यादा मतलब विजिल हो सकता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटेड हाई कोर्ट में रिगार्डिंग द इलेक्शन रिलेटेड केसेस, ताकि वो जो नॉर्म्स है वो वायलेट ना। मानसी यू कैन ऐड। ओवरऑल, हाँ ओवरऑल ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। पहले लिमिट इम्पोज की जानी चाहिए, तो हमने सोल्यूशंस देखे। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में भी जो मैकेनिज्म में बोला गया कि अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, बट साथ ही साथ जैसे कि वी रिसेंटली सॉ इन द सुप्रीम कोर्ट केस कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, आरटीआई के अंडर कवर्ड होनी चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि कौन सा कॉर्पोरेट हाउस कितना अमाउंट कौन से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे कि हमने अभी बात करी। तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया था 12 मार्च का टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो जिसके पास पूरा डेटा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एग्जैक्टली होते क्या है, एक तरह के प्रोमिसरी नोट्स होते हैं मतलब मनी के उसमें, जिससे कि एक रिकॉर्ड रहता है कि किस इंडिविजुअल ने या फिर किस बिजनेस ने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करा है, कितना डोनेट करा है। तो डिनोमिनेशंस होते हैं जैसे कि 10,000, लाख, करोड़, इस हिसाब से। तो 21 days टू डिस्क्लोज 2 sets ऑफ इंफॉर्मेशन टू द इलेक्शन कमीशन, दिस वाज गिवन। और इसमें दो चीजें इंक्लूड होनी थी। सबसे पहले तो वो डेटा इंक्लूड होना था कि किस दिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो परचेज करे गए हैं, एंड नेम ऑफ द परचेजर ऑफ द बॉन्ड, जो भी इंडिविजुअल है, प्राइवेट बॉडी है। और डिनोमिनेशन के कितने अमाउंट में वो किया गया था, परचेज किया गया था। और दूसरे इसमें ये है डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिडीम्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द सेम टाइम फ्रेम, यानी दोनों साइड से, पॉलिटिकल पार्टी की भी इंफॉर्मेशन और जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है उसकी भी इंफॉर्मेशन। ये दो मेन इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बट अभी क्या हुआ कि एसबीआई ने एक एफिडेविट फाइल कर दिया कि वो लोकेट नहीं कर सकते इतनी सारी इंफॉर्मेशन, बिकॉज मुंबई में जो उनका एक हम कह सकते हैं ऑफिस है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो अलग अलग तरीके से है, मतलब डिजिटली भी स्टोर्ड है एंड नॉर्मल प्रिंट में फिजिकली भी स्टोर्ड है। तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होगी इतनी जल्दी करने में, तो उन्होंने डिले कर दिया। एंड वो एडिशनल 4 मंथ्स का टाइम मांग रहा है इसको करने के लिए। बट यहाँ पर फिर ये आ जाता है कि 4 मंथ्स में अब जैसे जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, तो दिस इज द प्रॉब्लम है कि ऐसे बोल रहे हैं कि दिस इज बीइंग डन डेलिबरेटली टू हाइड द ट्रांसपेरेंसी। तो a total of 22,217 electoral bonds were used to make donations to various political parties 2019 से लेकर के। तो ये सब इसमें डिटेल्स पता होनी चाहिए थी। यहाँ पे और एक इस इम्पोर्टेंट ये हाँ कि जी। वोटर्स का राइट टू नो जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए। तो हाँ वही जी। ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो भी इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एसबीआई को प्रोवाइड की जान उनको करवानी चाहिए, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ देयर राइट टू नो। तो अगर आप एक हाँ वोटर जी। हो तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो यू कैन बेटर डिसाइड कि आपको अगेन कौन से पॉलिटिकल कैंडिडेट को वोट डालना है। तो वो ट्रांसपेरेंसी वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है। यस, एंड एडिशनली कॉर्पोरेट फंडिंग पे भी एम्फेसिस डाला गया है कि 94% ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैल्यू टर्म्स में वो डिनोमिनेशन के थे और ₹1 करोड़। तो कॉर्पोरेट फंडिंग का यहाँ पे डाल रखा है। फिर नेक्स्ट भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे थोड़ा सा बस ये रिविजन टाइप में है बिकॉज ये पहले हो कवर कर चुका है। तो फाइनेंस एक्ट से ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, जिसने डोनेशंस हटा दी थी कि कितना हम डोनेट कर सकते हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 राइट टू इंफॉर्मेशन, these are the two major articles। फिर मनी बिल के बारे में बात हो रही है कि इसको मनी बिल टर्म करा गया है, तो इट डिसएम्पावर्स द राज्यसभा फ्रॉम वोटिंग, क्योंकि जो डिक्लेयर करना होता है कि मनी बिल है नहीं, वो पावर लोकसभा के पास होती है, इस वजह से। देन देयर इज दिस लाइन, मानसी जी आप एक्सप्लेन कर दो। नॉट एवरी लेजिस्लेटिव डिटर्मिनेशन बिकम्स अ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिसीजन। तो एक मिनट।
insistence that not every legislative determination becomes a financial or economic development decision, thereby attracting। तो ये इसी के ऊपर ये कि जो लोकसभा स्पीकर है उनके पास ये पावर होती है कि आप किसी भी बिल को मनी बिल कैटेगराइज करते हो। अगर मतलब ये बोला जा रहा है कि हर एक फाइनेंशियल डिसीजन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप मनी बिल कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। हम्म। तो सिंपली दिस इज बीइंग स्टेटेड, और जो और कि सही बाकी भी। जो, यस, सॉरी, हाँ ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। और बाकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो यही थी कि मैनिफेस्ट आर्बिटनेस और रीजनेबल यूज ऑफ पावर, ये सब यहाँ पे आ जाए कि कैसे रिस्ट्रिक्ट करे जो नेक्सस है। बाकी प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की बात होती है कि जैसे कि जो फंडामेंटल राइट है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन से वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे प्राइवेसी का ज्यादा इम्पोर्टेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन का। जब फर्स्ट डे आया था आर्टिकल, जब पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की बात हो रही है। यही चीज देखिए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। So we were talking about right to privacy and equality of information. क्या पे बात हुई थी? मानसी जी और शुभ्रा, यू कैन ऐड। ओवरऑल वे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या क्या प्रॉब्लम था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया, और फिर उन्होंने क्या बोला। तो इसमें के लिए की वर्ड है कि डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। वे सिग्निफाइज द कि दो इक्वल राइट्स के बीच में टेस्ट है, तो कौन से वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वोटर्स राइट टू इक्वालिटी इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, और फॉर डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट में पता होना चाहिए। एज कम्पेयर टू क्यों, एज कम्पेयर टू कि जो डोनर का राइट्स है, अपना राइट टू प्राइवेसी। तो इसलिए डिस्क्लोजर होना चाहिए यहाँ पर, एटलीस्ट सम फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर। और ये पता लगना चाहिए कि कौन से बड़े बिजनेस है मनी बैक्स दे आर choking at democracy or they are influencing the crony capitalism policy. तो waiting for the water in Unnao, यूपी जल जीवन मिशन। एक सेकेंड। अगर बोला जाए तो जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। इट एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू एवरी विलेज होम इन इंडिया बाय 2024। तो अगर देखा जाए तो उससे क्या क्या इश्यूज है जल जीवन में। पहले बात है, टैप वाटर पहुंच नहीं पाता है, तो पहला इशू है। सेकंड कि पहुंच भी जा रहा है तो वाटर नहीं पूछा जा सकता है। वही इश्यू जब वाटर जब पहुंच जा रहा है तब फिर वाटर क्वालिटी कैसे है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर आर पॉल्यूटेड। फ्लोराइड कंटेमिनेशन इन ईस्टर्न इंडिया, कुछ कुछ जगह में यूरेनियम कंटेमिनेशन है, कैडमियम हो गया। तो वहां पर देखा गया कि लेदर बेल्ट इंडस्ट्री के कारण गंगेटिक वाटर इज सॉल्टी, और हाई फ्लोराइड कंटेंट कारण कि कैसे उसको पहुंचाया जाए। तो फिल्ट्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट इशू है इन द जल जीवन मिशन। तो इसमें लिखा हुआ कैसे किया जाएगा, तो जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस ट्रीटमेंट यूज किया जाएगा एंड इट विल बी मेंटेन बाय द लोकल ग्राम पंचायत। लेकिन मेंटेनेंस में भी एक इशू आता है, मेंटेन कौन करेगा, क्या मैंडेट रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा। तब ये कुछ चैलेंजेस है ओवरऑल। तो यहाँ पे इसमें बोल सकते हैं कि जो मेन दो टाइप का रिवर्स ऑस्मोसिस यूज कर सकते हैं। या तो जहां पर ग्राउंड वाटर है लोकल विलेज में, वहां पर डायरेक्टली वहां से फिर कनेक्ट कर दिया हर एक पाइप। या फिर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं मेन कंपनी, वहां से कर सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका होता है, जो मोस्टली बिहार में हुआ था, कि जहां पर ग्राउंड वाटर है, जहाँ हर एक विलेज के अंदर में 2 to 3 फिल्ट्रेशन बोरवेल है, वहीं से फिर ट्रांसफर कर देंगे वाटर हर जगह। वहां से वाटर वाटर टैंक, जो एक होता है ना बिल्डिंग के ऊपर में होता है टैंक, एक तो टावर के ऊपर में होता है, उससे फिर हर जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। देख, बोलो वंश। आई वाज सेइंग कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज किया जाता है जो सेपरेट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को और जो बाकी इम्प्योरिटीज हैं। तो इसमें जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है प्रोसेस में,
ये ओवरकम करने के लिए होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो नेचुरल होता है। तो दो टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, एक रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ सिस्टम्स हमारे हाउसेस में भी है, और एक फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। तो फॉरवर्ड ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में अगेंस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इसकी वजह से वीसी की लाइक कौन सी इम्प्योरिटीज, केमिकल स्पीशीज, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जैसे बैक्टीरिया, उनको भी हम प्योरीफाई कर सकते हैं वाटर से, मतलब रिमूव कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें ग्लोबली, तो इसराइल के पास वी कैन से वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट आरओ डिसैलिनेशन प्लांट्स भी हैं। तो इवन जैसे सी वाटर को भी प्योरीफाई करना है तो ये आरओ डिसैलिनेशन प्लांट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बोरवेल, ओपन बोरवेल बहुत ज़्यादा एक तरह से इट इज़ हार्मफुल, उसको क्लोज करना चाहिए। एनडीआरएफ हैज़ बीन रूट इन फॉर द रेस्क्यू मिशन। एनडीआरएफ मैंडेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके अंदर में एनडीए में बॉडी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसे चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट को होते हैं चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट को होते हैं डीएम। अब देखा जाए तो उनके अंदर में जो फोर्स होते हैं वो एनडीआरएफ है, स्टेट के अंदर एसडीआरएफ, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर। नेक्स्ट, इंडिया साइंस फ्री ट्रेड पैक्ट विद 4 यूरोपियन कंट्रीज, और इट इज ए फर्स्ट टाइम, इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आप इन एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लिंक कर दिए है बाइंडिंग कमिटमेंट टू इन्वेस्ट $100 बिलियन इन इंडिया फ्रॉम द ईएफटीए कंट्रीज। तो ऑलरेडी एफटीए साइन हुआ था एक कंट्री के साथ, यूएई के साथ, टैरिफ रिडक्शन, मार्केट एक्सेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कस्टम प्रोसीजर। वैसे ही फिर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज है उनके साथ भी साइन हुआ, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein एंड आइसलैंड। इट ऑल्सो इंक्लूडेड कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एफडीआई क्लॉज, इन्वेस्टमेंट क्लॉज has been added into the FTA with the binding commitment. Next, उसी से कंटिन्यूशन। तो इंडिया में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, कैपेक्स एक्सपेंडिचर वो बढ़ सकता है क्योंकि वहां से प्राइवेट एक्सपेंडिचर मोस्टली आएंगे। इंडिया में क्रिएशन ऑफ जॉब्स होगा 101 मिलियन जॉब्स। और लॉन्ग टर्म में बीटा, जैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मतलब ये होता है कि हर कंट्री चाहते हैं कि मेरे जो कंपनीज रहे, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, दोनों का जो इन्वेस्टमेंट जो दूसरे कंट्री में है वो सिक्योर रहे इन स्पाइट ऑफ एनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल अपहील, और या फिर वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उनका जो इन्वेस्टमेंट वो सिक्योर है। वो भी कंट्री चाहे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का वो मेरे यहाँ सिक्योर है। तो दोनों के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किया जाता है टू सिक्योर द, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्राइसिस होगा कुछ। तो लेकिन इसमें ओवरऑल किया गया कि वी वुड लव टू बी हैव इन अग्रीमेंट बिकॉज आईपीआर इशू इज स्ट्रेटेजिक फॉर अस। तो डेटा जो है वो थोड़ा सा हमेशा से स्टैंड इशू रहता है बिटवीन द डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसमें उतना नहीं सॉल्व हो पाया। लेकिन बाकी एरियाज में नेगोशिएशन हुआ, टैरिफ रिडक्शन में, मार्केट एक्सेस में। तो की हाईलाइट वहां पर था कि बीटा साइन हो सकता है और 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ तो 1 मिलियन जॉब क्रिएट होगा, एफ्टा। और जो इन्वेस्टमेंट था इट वाज अ बाइंडिंग फर्स्ट टाइम, ऑल दिस थिंग क्लियर। हेडक्वार्टर्स इसके जेनेवा में है कि इम्पोर्टेंट चीज, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पैरेलली वर्क करता है विद यूरोपियन यूनियन, एंड दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ शेंजन एरिया। हम्म, अगर बोला जाए ब्रीफ, अगर बोला जाए इंडिया यूएस रिलेशनशिप, तो जब इंडिया, अगर ब्रीफ में बोला जाए तो जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय से यूएस सोल यूएस सुपर पावर थे अलॉन्ग विद यूएसएसआर। ब्रिटेन का स्टेटस कम हो गया था एज ए इंपीरियल पावर, तो दे वर कॉलिंग फॉर द डीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हर कॉलोनीज जो यूरोपियन के थे वो चाह रहे थे, यूरोप जो यूएसएसआर चाह रहे थे कि वो
कॉलोनीज डीकोलोनाइज हो जाए वहां से, और वो अडॉप्ट कर ले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट प्रिंसिपल, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट। और जो यूएस चाह रहे थे कि जो डीकोलोनाइज हो जाए, दोनों चाह रहे थे डीकोलोनाइज हो जाए, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ था। यूरोपियन फॉर्म ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर से हट करके अब यूएसएसआर वैसे यूएस फॉर्म ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हुआ था, बाइपोलर वर्ल्ड। तो यूएस चाह रहे थे कि जो डीकोलोनाइज हो रहे कंट्री वो अडॉप्ट करे कैपिटलिस्ट मॉडल, डेमोक्रेसी, दोनों कर रहे थे। तो इंडिया उस समय नेहरूवियन सोशलिज्म अडॉप्ट किए थे, 5 ईयर प्लानिंग, और थोड़ा क्लोज थे सोवियत यूनियन के साथ, और खुद नाम का प्रिंसिपल चल रहे थे। 1960s पूरा 70s में ऐसा आता है। तो जो जो पाकिस्तान साइड बाय साइड था, इट वाज अ पार्ट ऑफ द सीएटो, साउथ ईस्ट नाटो का साउथ ईस्ट वर्जन, तो सीएटो हो गया। नाटो का अरेबियन वर्जन सिएंटो हो गया, सेंट्रल ईस्ट, सिएंटो हो गया, सेंट्रल ईस्ट अरेबियन रीजन, ऐसे कुछ है नाटो। तो पाकिस्तान बन चुके थे सीएटो के मेंबर। तो यूएसए सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट द इंडिया राइस, और इंडिया फिर धीरे धीरे क्लोज टू यूएसएसआर चले गए 1971 के आसपास में, जब इंग्लादेश इंडो बांग्लादेश वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर ओवर द बांग्लादेश। उसके बाद फिर अफगानिस्तान का रोल बढ़ गया, अफगानिस्तान में यूएस का रोल बढ़ गया अफगानिस्तान में। तो धीरे धीरे पाकिस्तान का जरूरत पड़ा तो पाकिस्तान सपोर्ट करते गए। इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्लोज रहा। 1990 में जब सोवियत यूनियन टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो इंडिया अडॉप्टेड मॉडल ऑफ एलपीजी और लिबराइज कर दिया गया। तो एमएनसी ऑफ द यूएस को फायदा हुआ, इंडिया में इंटर किए। तो धीरे धीरे रिलेशनशिप वापस से ठीक होना स्टार्ट हुआ। इसराइल से दोस्ती हुआ 1992 में, डिप्लोमेसी, और उसके बाद फिर एमएनसी इंडिया में आए, और उस बिल क्लिंटन इंडिया में आए। वहां से स्ट्रैटेजिक जो रिलेशनशिप बढ़ते गया। 2001 में जब 9/11 हुआ, उसके बाद से इंडिया यूएस जो रिलेशनशिप बढ़ गया, क्योंकि इंडिया को यूएस को जरूरत पड़ा ऐसा कंट्री जो स्टैंड ले अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया में भी पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने सपोर्ट किया था। कारगिल समय भी यूएस ने सपोर्ट किया था मीडिएशन करने के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तब वहां से इंडिया का रिलेशनशिप बढ़ते गया। 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। 8 में जब अटैक हुआ तो इंडिया ने सपोर्ट, इंडिया का अटैक हुआ 2026 में यूएस ने सपोर्ट किया। और स्लोली वहां से इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप बढ़ते गया, राइट फ्रॉम द डिफेंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक एरियाज, इंडो पैसिफिक। फिर इंडो पैसिफिक आता है और क्वाड फॉर्मेशन होता है 2008 में, और फिर इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन आता है 14-15 वहां से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे यूएस सेंट्रिक पॉलिसी भी इन कुछ कुछ जगह पे इंडिया में आते हैं, और इंडिया बिकेम स्लोली डिपेंडेंट ऑन द यूएस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इम्पोर्ट। पहले रशिया पे थे, अब धीरे धीरे यूएस पर भी। तो MS-60, P8, पोसाइडन से लेकर के और भी जो इम्पोर्टेंट वेपन्स है वो भी इंपोर्ट करना स्टार्ट किए। तो रेडिकली ग्लोबल ऑर्डर चेंज हुआ। ट्रम्प के समय में बस फर्क ये है कि ब्रिटेन और ट्रम्प के समय में कि दोनों का जो स्ट्रेटेजिक एरिया है कन्वर्जेंस का वो सेम है, ब्रिटेन और ट्रम्प का। बस फर्क ये है कि ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, वो चाहते हैं कि जो ट्रेड के एस्पेक्ट में बात हो, ट्रेड के एस्पेक्ट में उसमें यूएस को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो इसलिए यूएस फर्स्ट है। हमेशा बोले हैं कि देखो इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज है, वो क्लाइमेट चेंज का कंट्रीब्यूटर भी सबसे ज्यादा है, तो उस पर एक टैक्स लगना चाहिए, उस पर एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर वो अप्लाई करेंगे ट्रम्प एज कम्पेयर टू बिडेन। बिडेन थोड़ा न्यू लिबरल पॉलिसी यूज करेंगे, ट्रम्प प्रोटेक्शनिस्ट पॉपुलिस्ट पॉलिसी यूज करेंगे। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इंडिया हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रम्प एंड बिडेन, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिक जो कन्वर्जेंस है वो सेम है। चाइना के पर्सपेक्टिव देखा जाए, इंडो पैसिफिक देखा जाए, या फिर इंडिया रिलेशनशिप विद द यूएस ऑन डिफरेंट एरिया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, China+1 स्ट्रेटेजी, और फिर अगर देखा जाए तो डिफेंस में भी। लेकिन दोनों का मकसद थोड़ा डिफरेंट, अप्रोच डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड। तो ये एक ओवरऑल बात होता है इसमें। यूएस डिमांड ग्रेटर एक्सेस टू इंडियन, लेकिन देते नहीं है, क्योंकि अपना एक एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है और फिर फार्मर्स है उनको भी एक तरह से सिक्योर करना है। तो ये फर्क हो जाता है दो गवर्नमेंट के बीच में। अब आते हैं न्यू कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इसको मैं कवर कर न्यू लेती टोल। हूँ। इसमें ये बोल रहे हैं अभी जैसे करंटली जो हम फास्ट टैग्स यूज करते हैं वो RFID टैग्स रेडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो जो अभी जैसे टोल प्लाजाज होते हैं हमें रुकना पड़ता है, और अगर एडवांस कंट्रीज में देखें तो सैटेलाइट बेस्ड उनका टोल कलेक्शन सिस्टम है। तो फॉर एग्जांपल यूएसए में GPS से व्हीकल्स को ट्रैक कर सकते हैं उनकी पोजीशन।
तो उनमें एक वी कैन से ऑन बोर्ड यूनिट है जो कि एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है, व्हीकल्स के अंदर फिटेड होता है। तो दो तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो व्हीकल को, एक तो ये ऑन बोर्ड यूनिट होना चाहिए हर एक व्हीकल के अंदर, या फिर आप स्मार्ट नंबर प्लेट्स जो होती हैं उनको भी कैमराज रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकता है। बोला ये जा रहा है कि अगर हम शिफ्ट करते हैं ऐसे सिस्टम की तरफ जो सैटेलाइट बेस्ड होगा टोल कलेक्शन के लिए, व्हीकल्स को एक तो रुकना नहीं पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग टाइम और कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और कम हो सकती है। चैलेंज ये है कि इंडिया में अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो किसी व्हीकल में ऑन बोर्ड यूनिट है और ना ही ये जो नंबर प्लेट्स है गैंट्री माउंटेड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट्स रिकग्निशन सिस्टम जो है, ना तो ये है। तो चैलेंज पहले तो इंस्टॉलेशन का आता है और जो कॉस्ट है उसका चैलेंज आता है। और दूसरी बात ये हो रही है कि अगर हम सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो क्या हम जीपीएस को यूज करेंगे या गगन सैटेलाइट को यूज करेंगे। तो इंडिया में बोला ये है कि अभी जो फाइनल डिसीजन है यही है अभी तक कि गगन सैटेलाइट को हम यूज करेंगे गिवन द सिक्योरिटी कंसर्न्स और जो प्रिवेसी कंसर्न्स हैं। इसके अलावा चैलेंज की बात है कि अगर हम ये सिस्टम इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं तो इसके बाद क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला चैलेंज ये है कि ऐसे व्हीकल्स जिनको सपोज ट्रैक नहीं हुए वो, या पेमेंट उनकी फेल होगी, तो आप उस चीज से कैसे कंप्लाई करोगे, अपनी पेमेंट को कैसे रिकवर करोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ये बोला जा रहा है कि जो सिक्योरिटी है, मतलब जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हर एक व्हीकल की लोकेशन को आप ट्रैक कर सकते हो, तो सर्विलेंस कंसर्न्स जो है वो और इंक्रीज हो जाते हैं। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे और इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड चैलेंजेस यही हैं। और एक और एस्पेक्ट ये है कि अगर सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम आ जाता है तो क्या फास्ट टैग बेस्ड सिस्टम जो भी वर्क कर रहा है क्या वो वर्क नहीं करेगा या उसको हम रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सिस्टम्स को एग्जिस्ट करेंगे साथ में फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि एक वी कैन से कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। एंड ओवर द टाइम पीरियड भी अगर हम बात करते हैं टोल कलेक्शन जो रेवेन्यू है उसके ट्रेंड की बात करें तो इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्पेसिफिकली आफ्टर जो फास्ट टैग्स मैंडेटरी किए गए 2021 में। फास्ट टैग्स को इंट्रोड्यूस वैसे हमने किया था 2016 में। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, एक तो व्हीकल डेंसिटी जो है, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो और इंक्रीज हुआ है, टूरिज्म और इंक्रीज हुआ है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज वन द रीजंस। एंड फास्ट टैग्स में भी हम बोल सकते हैं कि व्हीकल्स को रुकना ही पड़ेगा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो ट्रांसपेरेंसी और इंक्रीज हो गई। तो ओवरऑल दिस इज दी व्हाट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से। जब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया जीरो फूड चिल्ड्रन, इसे बोला है कि रिसेंटली इंडिया इज हैविंग द थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु हैड नॉट ईटन एनी फूड इन फॉर 24 आवर्स। तो जीरो फूड चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 23 months, यूपी फॉर एग्जाम्पल, दे हैव नॉट ईटन एनी फूड related to semi solid, solid, soft, mushy, कुछ भी for 24 hours. It is around 19.3%. Third highest percent of zero food children above Guinea and Mali. तो वो भी एक तरह का हंगर है। जरूरी नहीं है कि हंगर सिर्फ बात हो कि फूड ग्रेड प्रोडक्शन कितना हो या अंडर न्यूट्रिशन का बात हो। हर दिन आप खाते हैं कि नहीं वो भी डिसाइड करता है हंगर। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर 28% ऑफ जीरो फूड चिल्ड्रन इन इंडिया, बिहार 14%, महाराष्ट्र 7, राजस्थान 6.5। तो क्यों होता है? पहली बात है कि रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण जो क्लस्टर फैमिलीज का है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते फूड में, और लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, टाइमली डाइट नहीं होता, इनसफिशिएंट टाइम फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द चिल्ड्रन, इन्वेस्टमेंट नहीं होता ऑन द एडुकेट इन्वेस्टमेंट ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड, सोशल मिसकंसेप्शन है। मोस्टली जो स्लम एरियाज है वहां पर सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो जब फादर मदर ही नहीं खाना खा रहे तो बच्चे क्या खाएंगे? हाँ, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो रियल इनकम इंक्रीज नहीं हुई है लोगों की, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है।
बट रियल इनकम, उनकी रियल वेजेस इंक्रीज नहीं हो रही हैं। तो जीरो फूड चिल्ड्रन 19.3% है, दिस डेटा कैन बी रिटन द इंडिया में 19.3। तो कैसे इसको दूर कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बेसिक, जो अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी सर्विसेज है जहाँ से दूर कर सकते हैं। आंगनवाड़ी सर्विसेज में जो यूपी मॉडल और मैल न्यूट्रिशन था वो तो सक्सेस हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा है कि 28% ऑफ द डेली कि एक दिन में कहीं फूड नहीं लेते हैं, अगले दिन लेते हैं। तो आंगनवाड़ी सर्विस आशा वर्करों को इंटीग्रेट कर सकते हैं सप्लाई चेन विद रिस्पेक्ट टू फूड पैकेट, लोकल भी जाके बेच सकते हैं और फिर आंगनवाड़ी में भी सप्लाई कर सकते हैं। एक वो हो सकता है मिड डे मील, सेकेंड मॉडल हो सकता है, वहाँ फूड फोर्टिफिकेशन, यूज ऑफ मिल्क और पल्सेस और एग कंपलसरी होना चाहिए। थर्ड हो गया ब्रेस्ट फीडिंग, टाइमली ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द मदर। फोर्थ हो गया कि मदर का न्यूट्रिशन में फोकस करना चाहिए। मदर को नहीं, अगर नहीं पता रहेगा क्या न्यूट्रिशियस फूड है तो फिर बच्चे कैसे खाएंगे। पांचवा अगर जो पीडीएस मैकेनिज्म में देते हैं उसमें भी फोर्टिफाइड राइस मिलेट यूज करना चाहिए। और लोगों के अंदर अवेयरनेस सिक्स्थ बोल सकते हैं कि रोज खाना चाहिए कम से कम कुछ ना कुछ बेसिक डाइट होना चाहिए, ये नहीं पता रहता है। और एक यहाँ पे सोल्यूशन ये भी हो सकता है, रोल ऑफ एनजीओज और कॉर्पोरेट सेक्टर एज अ पार्ट ऑफ हम्म सीएसआर इनिशिएटिव भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, वेदांता एल्यूमिनियम जो एक माइनिंग कंपनी है, दे आर इंटीग्रेटिंग विद द एनजीओ पार्टनरशिप्स इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। हम्म ठीक है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जब बात करते हैं तो इट इज लीडेड बाय द यूके। और जो यूके के अंडर में कंट्रीज थे अंडर द कॉलोनाइजेशन, वो जब आज़ाद हुए तो दे बिकेम पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो इसमें इंडिया का क्वेश्चन उठा था कि इंडिया को रहना चाहिए। अगर इंडिया रहेंगे तो इट कैन बी क्रिटिसाइज और नॉट कि इंडिया इज फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग यूके एज ए कॉलोनियल पावर। लेकिन तभी बात उठाता था कि जो भी लोग इंडिया के साथ साथ हैं कॉमनवेल्थ में, इंडिया कैन लीड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स एरियाज में, और यूके को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंडिया टू इंक्रीज इट्स ओन सॉफ्ट पावर, कल्चर, इमेज, और एज अ मॉडल फॉर द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड या फिर डीकॉलोनाइजेशन कॉमनवेल्थ के अंदर में। इसलिए कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आई वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ कॉमनवेल्थ, लेकिन फिर कॉमनवेल्थ उसके बाद फिर समझ में आया कि कॉमनवेल्थ एज ए टूल, एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, इंडिया कर सकता है। तो ये डेविड कैमरून जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है, तो वो कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ का चैलेंजेस बहुत डिफरेंट चैलेंज है, ग्रीन फाइनेंस से रिलेटेड चैलेंजेस है, उसके बाद फिर इलेक्शन, ह्यूमन राइट्स, उसके बाद फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, स्मॉल कंट्रीज जो हैं उनका एक जेंडर गैप है वो भी एक चैलेंजेस है, पॉवर्टी एक चैलेंजेस है। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड, लार्जेस्ट ग्लोबल फंड सपोर्टिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, कॉमनवेल्थ हब हैज मोबिलाइज 310 मिलियन फॉर द क्लाइमेट फाइनेंस। तो we can she is talking about the Commonwealth perspective from the UK standard. I will add कि इंडिया जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में रोल रहता है या फिर कहीं